नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि सियाटिका जो है एक बीमारी नहीं है, सियाटिका एक सिम्टम है जिसमें देखा जाता है कि जो दर्द होता है वो लोअर बैक से शुरू होता है और बटक होते हुए, थाई होते हुए, लेग होते हुए, इवन टोज तक भी मतलब फुट तक पहुंच सकता है। अब इसका नाम सियाटिका क्यों पड़ा? तो सियाटिका नाम जो है सियाटिक नर्व से पड़ा। हमारे शरीर में दो जो है सियाटिक नर्व होते हैं और ये थिकेस्ट नर्व होते हैं। सबसे जो है मोटा जो नर्व होता है शरीर में, ये सियाटिक नर्व होता है। अब चूंकि ये नर्व है तो नर्व के दर्द का कुछ अलग खासियत होता है, जो कि शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन होगा। कभी पेशेंट बोलेगा झुनझुनी हो रहा है, कभी शून्य हो जा रहा है वो जगह, कभी लगेगा करंट जैसा जा रहा है, मतलब कमर से शुरू हुआ और नीचे तक जा रहा है। तो ऐसा जो है ये नर्व का जो पेन है उसका नेचर होता है। तो सियाटिक नर्व इसी रास्ते को फॉलो करता है, इसीलिए इसी रास्ते में ऐसा दर्द देखने को मिलता है। अब ये जानेंगे हम कि सियाटिका आखिर होता क्यों है। तो देखिए, किसी भी कारण से जो सियाटिक नर्व जो बनता है, आपको पता है कि L4, L5, S1, S2, S3 ये सांप से जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं और कंबाइन करके एक मोटा नर्व बनाते हैं जिसका नाम है सियाटिक नर्व। तो अगर ये जो नस निकलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से और जो हमारा जो रीढ़ की हड्डियों से जो निकलते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि अगर इनमें कहीं भी दबाव आ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, किसी भी कारण से सूजन आ रहा है, तो फिर उसके चलते जो है आपको सियाटिका जो है होगा और इसके चलते वैसा पेन होगा। अब किस कारण से ज्यादातर होता है ये नर्व कंप्रेशन या दबाव क्यों आता है? तो हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जो डिस्क कुशन की तरह काम करता है, बफर की तरह काम करता है। बट बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें वो डिस्क जो है बल्ज कर जाता है या हर्निएट कर जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये जो डिस्क जो हर्निएट किया या बल्ज किया, तो ये नर्व को जो है इंपिंज कर रहा है या जो एक तरह से बोले इरिटेट कर रहा है, और इसी के चलते वहां सूजन होगा और सूजन के चलते फिर आपको सियाटिका होगा, नर्व पेन शुरू हो जाएगा। और भी एक दो कारण हो सकता है कि जो सेंट्रल कैनाल मान लीजिए कि है, जिससे जो है स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स जो निकलते हैं वो रास्ता अगर संकीर्ण हो जाए तो वहां पे नर्व दबेगा, तो फिर उसके चलते शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई ट्यूमर हुआ है और नर्व को वहां पे दाब रहा है। और भी एक बहुत कॉमन कारण देखा जाता है, ओल्ड एज के चलते जो है जो डिस्क है वो घिस जाता है और दो जो रीढ़ की हड्डियां आपस में एक साथ चली आती हैं और फिर ऑस्टियोफाइट, छोटे छोटे बोनी जो है ग्रोथ होने लगते हैं, और वो बोनी ग्रोथ जो होते हैं ऑस्टियोफाइट्स, वो उसको नर्व को जो है इरिटेट करते हैं या वहां सूजन होता है, फिर उसके चलते होता है। तो तीन मेन कारण होता है, याद रखिएगा। पहला जो उसमें कारण आता है वो है कि डिस्क जो है आपका बल्ज कर गया या डिस्क हर्निएट हो रहा है। दूसरा है कि जो सेंट्रल कैनाल है या स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो गया है, जो कि हम बोलते हैं कि कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। और तीसरा अगर हम बोले तो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जिसमें डिस्क पूरी तरह से घिस गया है और बोन का आउटग्रोथ हो गया, और बोन का आउटग्रोथ होगा तो वो जो है नर्व को इंपिंज करेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि आखिर मेरा डिस्क जो है बल्ज क्यों हुआ, या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हुआ, या डीजेनरेटिव चेंजेस क्यों हुआ? तो डीजेनरेटिव चेंजेस तो ओल्ड एज के चलते होता है, बट डिस्क बल्ज या हर्निएट का बहुत सारा कारण देखा गया है। अगर हाइट बहुत ज्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, वेट बहुत ज्यादा है, मतलब ओबेसिटी भी है आपको साथ में, तो या ऐसा आप काम कर रहे हैं जो कंटिन्यूअस आप बैठे रहते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हो गए, या ऐसा आप कुछ काम कर रहे हैं जो बहुत भारी चीज उठाना है, मैनुअल लेबर्स हो गए, या एक्सरसाइज ये सब नहीं करते हैं, तो इस कंडीशंस में देखा गया है। या सडन कुछ जो है ऐसा उटपटांग एक्सरसाइज कर लिए विदाउट द हेल्प ऑफ ए ट्रेनर, तो उस कंडीशंस में बहुत बार देखा जाता है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो डिस्क के अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो निकल जाता है, हर्निएट कर जाता है और नर्व को जो है इंपिंज करता है, उसको इरिटेट करता है, और फिर वहां स्वेलिंग होता है, दर्द शुरू होता है और दर्द जो है रेडिएट करता है। अब जाहिर सी बात है कि नर्व के आसपास जो है सूजन हो गया है, नर्व इरिटेट हो रहा है, शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, आपको रेडिएट कर रहा है, लोअर बैक से लेके नीचे पांव तक जा रहा है। अब इसमें हम करेंगे क्या? तो एज किसी भी कंडीशन में अगर दर्द होता है तो शुरुआत जो हम करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। बहुत लोगों में ये गर्म शेक से फायदा होता है, बहुत में कोल्ड कंप्रेस से फायदा होता है। तो व्हाट एवर द पेशेंट फील्स कि उनको बेनिफिशियल है वो करेंगे, या बहुत बार अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस के लिए हम लोग बोलते हैं। दूसरा है कि सूजन कम करने के लिए जो है, स्वेलिंग है तो उसको हम एनसेड्स देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि आप डाइक्लोफिनेक आता है, आइबुप्रोफेन आता है, मेलॉक्सिकैम, पिरोक्सिकैम, ये सब आता है, ये सब दिया जा सकता है, बट ये सब मैक्सिमम 5 to 10 डेज से ज्यादा नहीं दिया जाता है।
तीसरा अगर हम बात करें तो बहुत बार जो है मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। कारण यह है कि जब कहीं भी दर्द होता है तो बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि वहां का मसल जो है स्पाज्म हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्पाज्म होने के चलते और दर्द बढ़ता है, फिर और जो है स्पाज्म होता है। इसीलिए स्पाज्म को जो है ऐंठन हुआ उसको हमको रिलीज करना है तो मसल रिलैक्सेंट देते हैं। बहुत बार जो है कॉम्बिनेशन में आता है पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स, जैसे कि फ्लेक्शन एमआर हो गया। एमआर जो है, एमआर मींस मसल रिलैक्सेंट। जीरोडोल एमआर हो गया, टिजेनिलीन होता है इसमें मसल रिलैक्सेंट। मोबिजॉक्स हो गया, मोबिजॉक्स में भी वही है, पेन किलर्स है, पैरासीटामोल है और एक क्लोरजॉक्साजोन है, तो ये मसल रिलैक्सेंट्स भी दिया जाता है। और भी हमारे पास एक स्टेप है कि अगर इन सब से बहुत ज्यादा अगर रिलीफ नहीं होता है देन वी कैन गिव द ओरल स्टेरॉइड्स। हालांकि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट अगर जरूरत पड़े तो हम ओरल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ओरल स्टेरॉइड्स जो है इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, बट प्रॉब्लम यही है कि साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा है, तो एक लिमिटेड डोज में एक खास ड्यूरेशन तक हम लोग इसको देते हैं। इसके बाद जो है बहुत बार अगर देखते हैं इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसी जगह पे जो है हम लोग स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन पुश करते हैं। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन उसी लोकल एरिया में पुश करने से वहां स्वेलिंग कमता है, सूजन कमेगा, तो जो है इरिटेशन कमेगा, और इरिटेशन कमेगा तो फिर आपका दर्द कमेगा। नेक्स्ट होता है कि अगर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ये सबसे सुन नहीं रहा है, तो इस कंडीशंस में जो है नर्व के स्पीड को स्लो कर देंगे। नर्व के स्पीड को मतलब न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा रिलीज होगा बॉडी में, कुछ दवाइयां ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह मिमिक करते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व के कंडक्शन को स्लो कर देगा। तो दर्द का जो अनुभूति होगा वो स्लो हो जाएगा और आपके एक तरह से बोले तो काफी रिलीफ मिलेगा। बट प्रॉब्लम यही है कि इसका साइड इफेक्ट जो है, जो दवाइयां नस पे काम करेगी वो आपके ब्रेन पे भी काम करेंगी, और मेंटली भी आप थोड़ा स्लो हो जाइएगा, ड्राउजीनेस होगा, नींद जैसा आएगा। तो ये दवाइयां जो है एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप्स की होती हैं। इसमें बहुत कॉमनली जो हम देते हैं वो होता है प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन। दोनों मोर और लेस जो है सेमी ग्रुप की दवा है। दोनों में देखिए गाबा गाबा लगा हुआ है। गाबा जो है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारा नेचुरल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और एक चीज याद रखें कि प्रीगाबालिन जो है 6 से 8 गुना ज्यादा पोटेंट या बोले कि इफेक्टिव है गाबापेंटिन के रिलेटिव में। और एक और चीज घाटा ये कि प्रीगाबालिन जो है, या दोनों जो है हम बोल सकते हैं वेट गेन कराता है, बट प्रीगाबालिन जो है पेशेंट को इडिमा कराता है, पैर में लेग इडिमा कराता है। बट ये दवाइयां जो है बहुत हद तक जो है पेन को कंट्रोल करती हैं। ये स्पेशली नर्व पे काम करती हैं और पेन को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा सकता है, 6 मंथ, 3 to 6 मंथ दिया जाता है। ऐसे भी इनका स्टार्ट होने में जो है, एक्शन स्टार्ट होने में कम से कम 2 से 4 सप्ताह लग जाता है। इस दवाइया के साथ साथ जो है और हम ऐड कर देते हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कुछ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि ये भी आपका दर्द की अनुभूति थोड़ी कमती है, मतलब कम हो जाती है, और साथ में ये एंटी डिप्रेशेंट है। चूंकि ये एंटी डिप्रेशेंट है और ऐसे भी पेन आपको काफी दिनों से हो रहा है ये सियाटिका का, तो उसके चलते जो है आप काफी इरिटेटेड हो गए हैं, मूड भी चेंजेस हुआ है, तो थोड़ा मूड को भी अच्छा करता है। मतलब ये एक मैकेनिज्म बोला गया है कि ऐसे ये काम करता है। हालांकि तो एंटी डिप्रेशेंट है ही, बट ये दर्द भी कम करता है और साथ में आपका मूड को भी कुछ हद तक एलिवेट करता है, ताकि जो काफी दिनों से जो दर्द है उसके साथ आप रहना सीख जाए। नेक्स्ट अगर इसके अलावा भी अगर हम कुछ देते हैं तो उसमें है विटामिन की बात आती है। स्पेशली कौन सा विटामिन? तो विटामिन B12। विटामिन B12 का जो है, जो नर्व होता है, चूंकि सियाटिका नर्व पेन होता है, नर्व से ही रिलेटेड है, तो नर्व को स्ट्रेंथ देने के लिए, नर्व को जो है एक तरह से बोले तो काफी स्टेबल रखने के लिए विटामिन B12 की काफी जरूरत पड़ती है शरीर में। तो विटामिन B12 जो है हम लोग कॉम्बिनेशंस में देते हैं, अलग से भी देते हैं B12। या बहुत बार देखिएगा कि जो एंटी कन्वल्सेंट है प्रीगाबालिन और साथ में जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट और साथ में जो है B12, तीनों कॉम्बिनेशन में आती है। जैसे कि एक दवा है रिसनर प्लस, डूबिनोर, ये सब करके जो है कॉम्बिनेशन में आती है। एंटी कन्वल्सेंट भी है, एंटी डिप्रेशेंट्स भी है, ट्राईसाइक्लिक, और साथ में B12 भी है, तो ये भी दिया जाता है। अब जब भी एंटी कन्वल्सेंट हम लोग देते हैं प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन, तो लो डोज से देते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है उसको काफी ज्यादा नींद आएगी, हमेशा पेशेंट ड्राउजी रहेगा, सोया सोया रहेगा, और उसको बोलते हैं कि मोटर या मशीनरी ऑपरेट नहीं कीजिए, कार वार नहीं चलाइए फिलहाल कुछ दिन के लिए। फिर इसका डोज धीरे धीरे जैसे बॉडी यूज टू होता है, फिर इसका डोज हम लोग बढ़ाते हैं। वो फिजियोथेरेपी होता है। ज्यादातर लोगों में जो है फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में जो है आप कुछ फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज ये सब आप सीखेंगे
तो उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। बहुत लोगों में मेडिसिन काम कर जाता है, अगर मेडिसिन नहीं काम किया, फिजियोथेरेपी नहीं काम किया, फिर उसके बाद जिस कारण से जो है नर्व इरिटेट हो रहा है, जैसे कि डिस्क बल्ज हो गया था या हर्निएट हो गया था, तो फिर डिस्सेक्टोमी करना पड़ेगा, डिस्क को काटना पड़ेगा, या स्टेनोसिस है तो फिर उसका अलग से जो है ऑपरेशन किया जाएगा, उसके एरिया को या ल्यूमेन को थोड़ा वाइड किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। सेम इसी तरह आप देखते होंगे सर्वाइकल स्पाइन में, जैसे कि हमारा जो रीढ़ की जो हड्डियां है ना, वो नाम दिया गया है उसका जो है, जैसे ऊपर शुरुआती जो 7 हैं उसको सी बोलते हैं, मतलब C1 C2 C3 ऐसे। उसके बाद वाले को जो थोरैक्स है, मतलब पीछे जो है, उसको बोलते हैं, ये जो 12 होता है संख्या में, तो इसको हम बोलते हैं थोरैसिक या डॉर्सल। और उसके नीचे होता है जो उसको लंबर बोलते हैं, जो L1 L2 L3 L4, उसके नीचे सैक्रम, तो ऐसे बोलते हैं। तो हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन में भी सेम यही होता है कि यहां से जो नर्व्स जो निकलती हैं किसी भी कारण से, ऑस्टियो यहाँ पे जो है सपोज डीजेनरेटिव चेंजेस हुआ, अगर हमारा जो है डिस्क खत्म हो गया और वहां घिसने लगा आपस में और बोन का ग्रोथ हुआ और नर्व को इंपिंज किया, या बोल सकते हैं कि डिस्क जो है हर्निएट हुआ, बल्ज हुआ, यहां भी हो सकता है। तो उसके चलते जो है यहाँ का जो नर्व है जो हाथों को सप्लाई करता है, या इस तरह के हाथों को, जिस तरफ का भी हो, वहां पे फिर ये प्रॉब्लम होगा और फिर दर्द ये ऐसे ही शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू होते हुए जो है प्रॉपर जहां तक वो नर्व जाता है उसी ट्रैक्ट में, उसी कोर्स में फिर आपको दर्द होगा, टिंगलिंग, नंबनेस, ये सब शुरू होगा। तो ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। और अगर लंबर एरिया में, लंबर मतलब कि L1 L2 L3 ये सब में, मतलब बैक के एरिया में जो है रीढ़ की हड्डियां और वहां से जो नस निकल रही है, वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको लंबर रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। रेडिकुलोपैथी में कि नर्व जो है इंपिंजमेंट हो रहा है और नर्व इंपिंजमेंट के चलते जो है नर्व वाला पेन हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।